नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अयोध्या अवसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज काजीपुर सुल्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो की कड़ी में भारतीय शिक्षा आयोग 1882 अथवा हंटर कमीशन 1882 के विषय में अध्ययन अध्यापन करेंगे। भारतीय शिक्षा आयोग बच्चों, अध्ययन की सरलता के लिए हम इसको इन बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम परिचय। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, उड का घोषणा पत्र 1854 में आता है। उसके पश्चात लगभग 24-25 वर्षों तक भारतीय शिक्षा के इतिहास में कुछ भी नहीं किया गया था। अर्थात अंग्रेज सरकार द्वारा उड के घोषणा पत्र के पश्चात न तो कोई समिति न तो कोई कमीशन का गठन किया गया था। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारत में एक जन आंदोलन की शुरुआत हुई और इस जन आंदोलन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की काफी किरकिरी इंग्लैंड में हुई। इस जन आंदोलन को दबाने के लिए लॉर्ड कैनिंग को भारत भेजा जाता है और लॉर्ड कैनिंग ने देखा जाए तो एक प्रकार से इस 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में सफल रहा। उसके पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट या ये कहें ब्रिटिश साम्राज्य अपने हाथों में ले ली, जिसकी घोषणा 1 नवंबर 1858 को की जाती है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद की मिंटो पार्टी में इसकी घोषणा की जाती है या ये कहें महारानी की आज्ञा पत्र को पढ़ा जाता है, जिसके तहत 1 नवंबर 1858 से भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया या ये कहें ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। और 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश गवर्नर जनरल को ब्रिटिश वायसराय के नाम से भी संबोधित किया गया और 1861 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वैधानिक अधिनियम इंडियन लेजिस्लेटिव एक्ट के नाम से एक विधेयक पारित करता है और इस विधेयक के अंतर्गत भारत के ब्रिटिश शासित प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया जाता है, जिसमें भारतीयों को भी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। इसके पश्चात जैसा कि उड के डिस्पैच द्वारा ईसाई मिशनरियों को शिक्षा के अधिकार में एक प्रकार से ये कहें ईसाई मिशनरियों को भारतीय शिक्षा में थोड़ा अधिकार कम हो गया था। इसके लिए ईसाई मिशनरियां भारत और ब्रिटेन में भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए मांग कर रही थी और इसके लिए जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया नाम से एक संस्था का गठन करते हैं और इस संस्था के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या ब्रिटिश भारतीय शासन व्यवस्था में या भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए दबाव भी डाल रहे हैं। संयोग से सबसे अच्छा, प्रसिद्ध और उदारवादी रूप में ब्रिटिश गवर्नर जनरल अथवा वायसराय के रूप में लॉर्ड रिपन 1880 में भारत आए। उसकी उदारता के कारण ब्रिटिश ईसाई मिशनरियां भारत और ब्रिटेन दोनों जगह अपने संस्थान या संगठन
जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश शिक्षा में बदलाव के लिए दबाव डालना प्रारंभ किया। यह एक है अपना प्रतिबंधक लॉर्ड रिपन के पास भेजना प्रारंभ करते हैं। उदारवादी दृष्टिकोण होने के कारण लॉर्ड रिपन ने ब्रिटिश वायसराय काउंसिल के सदस्य डब्ल्यू हंटर या विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन करता है और इस कमीशन का अध्यक्ष डब्ल्यू हंटर होता है और सचिव बीएल राइस को बनाते हैं। और इस कमीशन में कुल 20 सदस्य थे, 20 सदस्य थे, जिसमें 13 अंग्रेज प्लस 7 भारतीय, 7 भारतीय सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष विलियम हंटर को नियुक्त किया गया था। और इसी के नाम के कारण या इसकी अध्यक्षता के कारण इस कमीशन को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हंटर कमीशन ने कलकत्ता संपूर्ण भारत में भ्रमण करके कलकत्ता में तो 7 सप्ताह तक कुछ डिस्पैच और अन्य सरकारी दस्तावेजों को खंगालता है और संपूर्ण भारत में भ्रमण करके भारतीय शिक्षा का एक प्रकार से निगरानी किया। तत्पश्चात गहन अध्ययन और विचार विमर्श के पश्चात लॉर्ड रिपन के सामने कुछ किताबों में 600 पृष्ठ मिलता है, 600 पेज, और कुछ किताबों में 770 पेज मिलता है। कहने का मतलब भारतीय शिक्षा आयोग ने जो भारतीय शिक्षा पर प्रतिवेदन तैयार किया वो 600 पेज था। लॉर्ड रिपन ने मार्च 1883 से भारतीय शिक्षा की नींव घोषित करता है और हंटर कमीशन का गठन 2 फरवरी 1882 को करता है। कहने का तात्पर्य डियर स्टूडेंट्स, फरवरी 1882 को हंटर कमीशन के गठन करने के पश्चात इस कमीशन ने मार्च 1883 में अपना प्रतिवेदन लॉर्ड रिपन को सौंपता है और रिपन ने भारतीय शिक्षा नीति को तैयार करके उसे प्रकाशित करता है। तो भारतीय शिक्षा आयोग के उद्देश्य डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने चर्चा किया था, उनके डिस्पैच के पश्चात भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में न कोई कमेटी गठित की गई थी, न तो कोई समिति या आयोग ही बनाया गया। तो इस भारतीय शिक्षा का आयोग का उद्देश्य जो था, उनके डिस्पैच की योजना पत्र की समीक्षा करना और भारतीय प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का उद्देश्य था। तो भारतीय शिक्षा आयोग के उद्देश्य अगर हम मोटे तौर पे देखें तो 2 बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1 है संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन। कहने का तात्पर्य
प्रथम उद्देश्य इसका था संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की क्या स्थिति थी, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इसके बारे में अध्ययन करना। और दूसरा था प्राथमिक शिक्षा की अधिक उन्नति व प्रचार एवं विकास हेतु साधनों की खोज व उनकी उपलब्धता कराना। कहने का तात्पर्य भारतीय शिक्षा आयोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, ये भारतीय प्राथमिक शिक्षा के लिए बनाया गया है, पर इसने प्राथमिक शिक्षा को ही नहीं मध्य या माध्यमिक और उच्च शिक्षा दोनों के बारे में सिफारिशें प्रस्तुत की थी। तो प्राथमिक शिक्षा की अधिकाधिक उन्नति और प्रचार एवं विकास है साधन खोज व उनकी उपलब्धता कराना, इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया। और उनके डिस्पैच कार्य क्षेत्र के बारे में अगर देखें, जैसा कि डियर स्टूडेंट्स हमने उनके डिस्पैच के कार्य क्षेत्र में सर्वप्रथम इसका कार्य स्टूडेंट्स हंटर कमीशन के कार्य क्षेत्र के विषय में अगर हम चर्चा करें, इसका प्रथम कार्य था ऊंट के घोषणा पत्र की समीक्षा की। इसने ऊंट के घोषणा पत्र के बारे में संतोष व्यक्त किया या इसकी प्रशंसा की, परंतु इसने ये कहा कि इसका कार्यान्वयन उचित ढंग से नहीं किया गया है। एक प्रकार से कहें आयोग का कार्यक्षेत्र को अगर हम बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करें तो नंबर 1 है ऊंट के घोषणा पत्र द्वारा घोषित शिक्षा नीति 1854 का पालन किस सीमा तक हुआ और इसमें क्या परिवर्तन किया है। डियर स्टूडेंट्स, हंटर कमीशन के कार्य क्षेत्र में नंबर 1 पॉइंट ऊंट के घोषणा पत्र द्वारा घोषित शिक्षा नीति 1854 का पालन किस सीमा तक हुआ और इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है। नंबर 2 है भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या है और उसके सुधार एवं विकास में क्या उपाय करने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हमने चर्चा किया था कि हंटर कमीशन का गठन ही प्राथमिक शिक्षा के लिए किया गया, लेकिन इसने माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर भी फोकस किया था। तो दो कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नंबर 2 था भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या है और उसके सुधार एवं विकास के क्या उपाय करने चाहिए। तीसरा पॉइंट है क्या माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान देने से प्राथमिक शिक्षा पर बाधा पड़ी है, इसका भी अध्ययन करना हंटर कमीशन का एक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट था भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सरकारी स्कूलों की क्या भूमिका है और इस संबंध में सरकार की क्या नीति होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य जो उस समय उसके डिस्पैच द्वारा सरकारी स्कूलों का संचालन चल रहा था, उसके बारे में भारतीय शिक्षा में उनकी क्या भूमिका है और उसमें या इस संबंध में सरकार की और क्या नीति होनी चाहिए, इसके बारे में भी अध्ययन करना उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय शिक्षा में मिशनरी स्कूलों की क्या भूमिका है, उनके प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए। कहने के तात्पर्य अभी तक जो मिशनरी स्कूल थे वो चले आ रहे थे, संचालित हो रहे थे, उसके डिस्पैच द्वारा उस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया गया था। जो बड़े पैमाने पर शिक्षा में भाग लेते थे उसको थोड़ा कम किया गया था। उनके बारे में अध्ययन करना और उनके प्रति सरकार की क्या नीति होनी चाहिए, इसको निर्धारित करना हंटर कमीशन का एक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट था सहायता अनुदान प्रणाली के संबंध में जांच करना और सुधार हेतु सुझाव देना था। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था जो उनके घोषणा पत्र के 2 स्वरूप में हमने चर्चा किया था कि ग्रांट इन एड सिस्टम इतना कठोर बना दिया गया था कि भारतीय शिक्षण संस्थाएं या भारतीय विद्यालय उन मानकों को कंप्लीट नहीं कर पाते थे, इसलिए वो ग्रांट इन एड प्राप्त करने में विफल रहते थे। इसीलिए
आयोग का कार्यक्षेत्र के रूप में सहायता अनुदान प्रणाली संबंध में जांच करना और सुधार हेतु सुझाव देना हंटर कमीशन के कार्यक्षेत्र में इसको भी रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय शिक्षा के प्रसार में व्यक्तिगत प्रयासों की क्या भूमिका है, इस संबंध में सरकार की क्या नीति होनी चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करें और वो सरकार को सुझाव प्रस्तुत करें। तो हंटर कमीशन के कार्य क्षेत्र में इन बिंदुओं को रखा गया था और हंटर कमीशन ने इन बिंदुओं को गहनता के साथ अध्ययन किया और अपने प्रतिवेदन में सम्मिलित किया। इसके बाद आयोग का प्रतिवेदन, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि हंटर कमीशन जो 20 सदस्यीय हंटर कमीशन था, जिसमें 7 सदस्य भारतीय भी थे, लगभग 7 सप्ताह तक कलकत्ता में उनके घोषणा पत्र या ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति से संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन किया। उसके पश्चात 7 माह तक पूरे भारत में भ्रमण करके भारतीय शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया। उसके पश्चात अपना 770 पेज का अथवा कुछ किताबों में 600 पेज का अपना प्रतिवेदन लॉर्ड रिपन को सौंपा और लॉर्ड रिपन ने गहनता से अध्ययन करने के पश्चात ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसको हम कई बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे, जिसमें नंबर 1 है उनके घोषणा पत्र में घोषित शिक्षा नीति 1854 के संबंध में सुझाव, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव, माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव और उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव, स्त्री शिक्षा, जन शिक्षा आदि बिंदुओं के माध्यम से हंटर कमीशन के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया था उसमें क्या क्या दिया गया था, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।